बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ताजिर डेवलपमेंट्स के प्लेटफॉर्म से मलक फ़हीम आवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बुरी और मनफी खबरें गर्दिश कर रही हैं अबाउट चौधरी अब्दुल मजीद साहब और फैसल टाउन फेज़ 2 के मुतल्लक कि नैब ने इस तरह से उनके ऊपर एक्शन ले लिया और वहाँ की ज़मीन को ज़रई रकबा करार दे दिया और फलां काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लिटिगेशंस और नेगेटिव और मनफी खबरें जो हैं वो हम सुन रहे हैं। मैं इस मामले के ऊपर सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स जो हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आसान हो जाए इस मामले को समझना। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो कोई आम क्रेडिबिलिटी नहीं है। 35 से 40 साल तजर्बा, एक्सपीरियंस और उसके बाद परफॉर्मेंस कि उन्होंने E11-1, E11-3, B17 मल्टी गार्डन्स, उसके बाद मल्टी ऑर्चर्ड्स एंड रेजिडेंशिया, F17, ये वो सेक्टर्स हैं जो मोस्टली CDA से अप्रूव हैं। फिर उसके बाद फैसल टाउन फेज 1, फिर फैसल मार्गला सिटी, फिर फैसल हिल्स, ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के, ये 100% डेवलप हैं और डिलीवर्ड हैं और ऑन टाइम डिलीवर्ड हैं और सारे के सारे NOC अप्रूव्ड हैं, मंजूर शुदा। अच्छा, आज से चंद साल पहले जब E11-1 में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कनाल का प्लॉट तकरीबन 2,80,000 रुपए का, मतलब 3 लाख रुपए का बेचा था, आज वही प्लॉट 16 करोड़ का। आपने 4 कनाल का प्लॉट, एक कनाल का प्लॉट B17 मल्टी गार्डन्स के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 3 से 4 लाख रुपए का बेचा था, आज वो प्लॉट जो है तकरीबन 3.5 करोड़ का भी है, 2.5 करोड़ प्लस का रेट है। अच्छा, फिर उसके बाद आप फैसल टाउन फेज 1 में आ जाएं, वहां पे उन्होंने तकरीबन जो कमर्शियल प्लॉट 333 गज का था, लोग तो ये समझते हैं मजाक है, आप इसको फैक्ट्स एंड फिगर, आप रियल बेसिस पे आके चेक करें कि वो तकरीबन उन्होंने 3.25 करोड़ का बेचा था किस्तों पर और आज वो 20 से ऊपर, मतलब 25 से 30 करोड़ का है। ये जो इतने बड़े रिटर्न्स हासिल हुए, इसके पीछे एक स्टोरी और भी है। एक वक्त था जब फैसल टाउन फेज 1 लॉन्च हुआ तो लोगों को पता ही नहीं होता था और लोगों की जो फाइल्स थी, जो प्लॉट्स थे, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो इतनी नेगेटिव खबरें गर्दिश करती थी उस टाइम पे कि लोग काफी ज्यादा पैनिक होके सेलिंग करते थे, बेच देते थे चीजों को। और आज वो लोग, मैं आपको वो चेहरे आपके सामने ला सकता हूं कि वो लोग आज आपको गवाही देंगे कि हम पछताते हैं कि काश हमने वो गलती ना की होती और आज हमारे पास एसेट होता और आज हम करोड़ोंपति होते। B17 में लोगों से आप पूछें तो पुरानी बात नहीं है ये, तो लोग कहते थे कि जैसे हम B ब्लॉक में या A ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं, आगे खत्म हो जाता था। आज B17 G ब्लॉक मोटरवे तक पहुंचा हुआ है। ये जो फैसल हिल्स है, फैसल हिल्स के मुतालिक लोग कहा करते थे कि कहां पे है फैसल हिल्स, क्या GT रोड के इस तरफ है या इस तरफ है, और इतने वहां पे ईंटों के भट्ठे थे, इतना कब्जा माफिया था कि उधर सोचना भी जो है वो बड़ा मुश्किल था कि किस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, NOC हासिल करेंगे और डिलीवर करेंगे। उस टाइम पे भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उन्होंने काफी ज्यादा इदारे जो है वो एक्टिव हुए और लोगों को उन्होंने इस तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और उस चीज से लोगों ने पैनिक सेलिंग की और उस चीज का नुकसान भी लोगों ने उठाया। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने नहीं उठाया वो नुकसान, हमने नहीं उठाया वो नुकसान, उन लोगों ने, अनएक्सपीरियंस्ड लोगों ने उठाया, जो लोगों ने हवाई बातें सुनकर अमल करके अपना नुकसान खुद कर लिया। सेम एज इट इज ये फैसल टाउन फेज 2 है, ये भी अंडर डेवलप है, न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। यहाँ पे इस तरह की खबरें आना कोई बहुत चेंजिंग या बहुत हमारे लिए गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस पहले से देख चुके हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के तमाम प्रोजेक्ट्स में और फिर उन तमाम को डेवलप और डिलीवर और प्रॉफिटेबल होते भी हम देख चुके हैं। तो इस वजह से सबसे पहले आप लोग पैनिक होके अपने प्लॉट्स को सेल ना करें, क्योंकि इसका नुकसान आपको होगा। नंबर 2, मेरी गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी स्टेट से, हमारी हुकूमत से, पाकिस्तान के तमाम इदारों से, बिलखुसूस नैब से, कि काइंडली आप लोग अगर एक्शन लें, हम आपके हर एक्शन का एहतराम करते हैं और हम उस चीज को ऑन करते हैं कि आप यकीनी तौर पे हमारी आम आवाम के लिए ही काम कर रहे हैं और हमारी बेहतरी के लिए ही इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशंस के बाद एक रिपोर्ट्स निकालते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं, क्या आप ये जब 2022-23 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, क्या उस टाइम ये खबरें नहीं आ सकती थी? क्या उस टाइम रुकावटें, क्या आप उस टाइम पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब या फैसल टाउन ग्रुप को नहीं रोक सकते थे? क्या आज दिन तक जितनी मेगा डेवलपमेंट M2 मोटरवे के ऊपर हो रही है और कोई भी
एयरपोर्ट जा रहा है, कोई भी मोटरवे से गुजर रहा है, वो फैसल टाउन फेज 2 को देख के गुजर रहा है। इतनी मैसिव लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है, तकरीबन 500-600 मशीनरी उधर काम पे लगी हुई है। क्या उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया जा सकता था? क्या आज ही एक्शन लेना था जब इतने लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, इतने लोगों ने तबार कर दिया, इतने लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी? आज आपने एक लेटर भेज दिया और उस लेटर की बुनियाद के ऊपर क्या हुआ? अच्छी खासी फैसल टाउन फेज 2 की जो बढ़ती उभरती और प्रॉफिटेबल जाती हुई मार्केट थी, वो अच्छी खासी डिस्टर्ब हुई। तो क्या ये एक एक्शन जो था, क्या ये दुरुस्त था? मैं आपके एक्शन पे सवाल करने वाला नहीं होता, लेकिन मैं ये गुजारिश आपसे जरूर करूंगा कि काइंडली मलक रियाज हुसैन साहब जो हैं वो जब बाहर गए, उसका इंपैक्ट हमारे मुल्क पे कहीं ना कहीं हुआ है। और अब अगर मैं समझता हूं कि मलक रियाज साहब के बाद अगर सबसे बड़े डेवलपर, सबसे बड़े रियल एस्टेट के टाइकून हैं, वो हमारे चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, जो कि ईमानदारी के साथ और इतने डेडिकेशन के साथ आए दिन यहाँ पे इवेंट्स करते हैं, अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के साथ विजिट करते हैं, क्लाइंट के साथ 1-to-1 मीटिंग करते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पे अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं और अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और उनको जो डिलीवरी है वो एज पर कमिटमेंट नहीं बल्कि कमिटमेंट से कई गुना ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं। क्या हमें एज अ पाकिस्तानी, आपको स्टेट होने के, क्या आपको उनको प्रमोट करके ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करके रेमिटेंसेस में इजाफा करने के हवाले से डिस्कस करना चाहिए, या इस तरह से उनको आप जो है उन्हें एक मतलब मुश्किल वक्त में ला के और उनको भी आप जो है इस बात पे मजबूर आखिरकार कर दें कि यार वो इस मुल्क से दस्तबरदार होके किसी और मुल्क में चले जाएं और इतना खासा इन्वेस्टर जो है, इतना बड़ा जो एक मैं समझता हूं कि कंपनी जो है वो वहां पे मूव होके हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसान का सबब बने? क्या ये एक बेहतरीन फैसला होगा? क्या हमें अपने माहौल को एक कारोबारी दोस्त माहौल नहीं बनाना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कारोबारी दोस्त माहौल बनाए कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं बल्कि ओवरसीज हमारा जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेनर है, वो भी आए और इन्वेस्टमेंट करना एजाज समझे कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूंगा। दुबई देख लें आप बाकू, अजरबैजान देख लें, एक उभरती हुई मार्केट है। आप पूरी दुनिया का कोई सा स्टेट आप देख लें जो कि लोगों को मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करता है। दुबई को आप, किसी भी मार्केट को आप चेक कर लें, वो रियल एस्टेट के ऊपर खड़ी हुई है। वो लोग रियल एस्टेट की बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं। दुबई में रियल एस्टेट के अलावा है क्या? कुछ भी नहीं सर। तो आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मेरी गुजारिश है कि कारोबारी दोस्त पॉलिसीज को लेकर आया जाए और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक देखें, गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना, जिसकी वजह से कोई ना कोई नेगेटिव या कोई ना कोई एप्लीकेशन आई, तो उसको हल करने का भी एक बेहतरीन हल है। उसको भी हम अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों सिचुएशंस को, दोनों टेबल के दोनों तरफ लोगों के लिए विन विन सिचुएशन रख दें, ताकि हमारी आम आवाम की जो जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी सिक्योर होकर प्रॉफिटेबल हो जाए और जो डेवलपर है वो भी अपने आप को जो है वो सिक्योर करता हुआ यहाँ पे बिजनेस करके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं, हमारी हुकूमत जो है वो इस मामले पे जरूर नजरसानी करेगी और हमारे कारोबारी कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक आसान और एक कारोबारी दोस्त पॉलिसीज बनाते हुए हमें मौका देगी कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर आसानी से, इजीली और जज्बे के साथ कारोबार करें और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स को इस बात पे मुतमईन करें कि वो हमारे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये सिक्योर और एक प्रॉफिटेबल और एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डेवलपिंग और एक ग्रोइंग मार्केट है। थैंक यू।